केबल कार दूसरे स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही इमरान हिफ्स मतकद्दुम के तौर पर कार से निकला और एहतियात से कार की छत पर पहुंच गया। सख्त अंधेरे के बाइस उसके साथी इसे छत पर चढ़ते हुए नहीं देख सके थे। वो कार की छत पर लेट गया और इस वक्त भी लेटा रहा जब स्टेशन 1 के गैराज में पहुंचने पर उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो चाहता तो उनकी मदद कर सकता था, मगर उसने कोई हरकत न की और उनके गैराज से निकल जाने के कई मिनट बाद तक कार की छत पर लेटा सोचता रहा। फिर वो कार की छत से उतरा और गैराज से निकलने ही लगा था कि कदमों की आहटें सुनकर रुक गया। इसने एहतियात से बाहर झांका। 10-11 आदमी स्टैंड गिने संभाले चले आ रहे थे। उनका रुख गैराज की तरफ ही था। इमरान ने एक लम्हा के लिए सोचा और फिर तेजी से पीछे हिटकर गैराज के एक कोने में रखी ट्रांसफार्मर नुमा मशीन के पीछे छप गया। मुसल्लह अफराद गैराज में दाखिल हुए और वहां खड़ी दूसरी केबल कार में सवार हो गए। एक आदमी ने कंट्रोल बोर्ड का एक बटन दबाया और कार हरकत में आ गई। वो आदमी दौड़कर इसमें सवार हो गया। इमरान समझ गया कि वो लोग दूसरे स्टेशन पर जा रहे हैं। केबल कार गैराज से निकलकर तारीकी में मुद्गम हो गई तो इमरान मशीन की आड़ से निकला और वॉच ट्रांसमीटर पर सफदर को कॉल करने लगा। राब्ता कायम होने पर उसने सफदर को खतरे से आगाह किया और फिर ट्रांसमीटर ऑफ करके गैराज से बाहर निकल आया। दबे पांव चलता हुआ वो एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचा ही था। अंदर से एक मुहाफिज बाहर निकला। इसने सुर्ख वर्दी पहनी हुई थी और सर पर ऊनी टोपी थी। इससे पहले कि वो मुहाफिज इमरान के वजूद से आगाह होता, इमरान ने मशीन गन की नाल उसकी पुश्त से लगा दी। वो चौंक कर मुड़ने लगा, मगर इमरान सांप की मानदी फुंकारा, खबरदार गिन फेंक दो और वापस कमरे में चलो, वरना पुश्तैन बीसियों सुराख हो जाएंगे। मुहाफिज ने खौफजदा होकर गिन फेंक दी और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इमरान इसे कोवर किए अंदर आया। वो कमरा खाली था और एक कोने में हीटर हल रहा था। शायद वहां भी बिजली पैदा करने के लिए जनरेटर लगा हुआ था। कमरे का जायजा लेने के बाद इमरान ने एक जोरदार हाथ मुहाफिज की कंपटी पर रसीद किया और वो लहराकर फर्श पे आ रहा। इमरान ने दरवाजा बंद किया और जल्दी जल्दी उसकी वर्दी उतार कर खुद पहन ली। अपनी टोपी उतार कर उसने मुहाफिज की ऊनी टोपी इस तरह सर पर रख ली कि इसका माथा और दोनों गाल टोपी में छप गए। फिर इसने स्टैंड गिन का दस्ता जोर से मुहाफिज के सर पे रसीद किया ताकि वो जल्दी होश में न आ सके। इससे फारिग हो कि वो बाहर निकला और दरवाजा बाहर से बंद करके मुतमईन अंदाज में आगे बढ़ने लगा। वो कमरों में झांकने लगा, मगर उन कमरों में इसे सिवाय इंसानों के कुछ दिखाई ना दिया। उनमें से अक्सर उधेड़ उम्रा बूढ़े थे। वो लोग जाग रहे थे और बिस्तरों में दबके दरवाजे की तरफ देख रहे थे। किसी ने इमरान को मुखातिब करने की कोशिश न की। इमरान को उन कमरों में अपनी मतलूबा शय नजर न आई। एक कमरे का दरवाजा मुकफ्फल था और उस पर स्टोर का लफ्ज लिखा था। वो आखिर इस कमरे के करीब पहुंच गया जिसमें इसके साथी कुर्सियों पर बंधे बैठे थे और स्टेशन इंचार्ज दरवाजे के सामने कमरे के वस्त में कुर्सी पर बैठा हुआ उसके साथियों से मुखातिब था। इमरान इसकी बातें सुनने लगा। सर, बड़ी गड़बड़ हो गई है, इमरान ने अचानक अंदर दाखिल होकर इंचार्ज कर्नल की तरफ बढ़ते हुए कहा और करीब पहुंचते ही स्टैंड गिन की नाल उसकी गर्दन पर लगा दी। कर्नल अपनी जगह साकित होकर रह गया। दूसरे लोग भी चौंक कर इमरान को घूरने लगे, मगर इमरान के साथी उसकी आवाज पहचान चुके थे। ये क्या हरकत है? कर्नल ने हवास दुरुस्त करते हुए घरा कर कहा। इस हरकत को ऑपरेशन X30 कहते हैं कर्नल। इमरान ने हंस कर कहा, मुझे अली इमरान उर्फ झींगा बदमाश कहते हैं। ओ, तुम उन जासूसों के साथी हो? कर्नल ने चौंक कर पूछा। नहीं, ये मेरे बाराती हैं और मैं दुल्हन लेने आया हूँ। कहाँ है मेरी दुल्हन? इमरान ने अहमकाना लहजे में पूछा। दुल्हन? कौन सी दुल्हन? कर्नल बौखला कर बोला। वाह, अब बदल रहे हो। दुल्हन का भी तुम्हें पता नहीं? फिर मेरे बारातियों को किस खुशी में कैद कर रखा है? क्या तुम दुल्हन नहीं देना चाहते? मैं समझा नहीं। तुम कौन सी दुल्हन का जिक्र कर रहे हो? इस स्टेशन पर तो कोई लड़की नहीं है। कर्नल सपटा गया। मुहाफिज हैरत ज़दा नजर आ रहे थे, मगर इमरान के साथी मुस्करा रहे थे। वो जानते थे कि इमरान दुल्हन का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। तुम लोग गिने फेंक कर इस कोने में चले जाओ।
इमरान ने मुहाफिजों को हुक्म दिया ताकि मैं इत्मीनान से रिश्ते की बात को सकूं। मुहाफिजों ने कर्नल की तरफ देखा और कर्नल ने आंख से इशारा कर दिया। चुनांचे मुहाफिज अपनी स्टिंग गैंग फेंक कर एक कोने हैंग चले गए। तब कैप्टन बाबर ने जल्दी जल्दी अपनी बंदिशें काटें और फिर दूसरों को भी खोलने लगा। इमरान की स्टैंग गिन की नाली बदस्तूर कर्नल की गर्दन का अहाता किए हुए थी। हाँ, मेरी तरफ देखो कर्नल, इमरान ने इसकी गर्दन पर गिन का दबाव बढ़ाते हुए कहा। जल्दी बताओ, मेरी दुल्हन X30 कहाँ है? कर्नल चौंका, फिर बोला, अच्छा तो तुम X30 की बात कर रहे हो, मगर वो तो स्टेशन 1 पर ही है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें भी वहीं पहुंचा देता हूं। इमरान ने हिट क्रिस्टीन गिन का रुख उसके सीने की तरफ कर दिया। ठठहरो, तुम क्या करने लगे हो? कर्नल ने बौखला कर कहा। तुम्हें बजरिया स्टेंगिन स्टेशन 2 पर भेज रहा हूं। इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा। वो यही है, दूसरी मंजिल पर। कर्नल ने दांत भींच के कहा। चुल्लू फिर दिखाओ मुझे, अगर कोई गड़बड़ की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इमरान ने कहा। फिर इसने फौरन स्टेंग गिन का रुख कमरे में खड़े मुहाफिजों की तरफ करके फायर कर दिया। वो तमाम चीखते हुए ढेर हो गए। इमरान की दरिंदगी देखकर जूलिया और उसके साथी लरज उठे। बैक वक्त 10-12 आदमियों को हलाक कर देना इमरान का ही काम था। कोई दूसरा ऐसी बेरहमी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कर्नल ने खौफजदा नजरों से अपने साथियों की लाशों की तरफ देखा और उठकर कांपते हुए कदमों से दरवाजे की तरफ चल पड़ा। कैप्टन, ख्याल रखना, मैं आ रहा हूँ। अगर दूसरे कमरों में मौजूद लोग कोई गड़बड़ करें तो बेशक भून डालना, इसने सख्त लहजे में कहा और कर्नल की पुश्त से स्टैंगिन लगाए कमरे से बाहर निकल गया। उनके जाने के बाद सीक्रेट सर्विस के मेंबरान मशीन गिने सुबनेल कर मुस्तैदी से पहरा देने लगे। कैप्टन बाबर और जूलिया राहदारी में खड़े हो गए। तनवीर कुर्सी पर बैठ गया और खावर और चौहान राहदारी के सिरे पर जिम गए। इमरान बहुत जालिम है, जूलिया ने कैप्टन बाबर से कहा। इसकी अभी तक वही शकराल वाली तबीयत है। ओए, तो आप इस मुहिम में शामिल थी? कैप्टन बाबर ने मुस्करा कर पूछा। मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि काश मैं भी इस वक्त सीक्रेट सर्विस में होता है। मैंने इस मुहिम में अपनी आंखों से इमरान को खून की नदियां बहाते देखा था। जूलिया झरझरी लेकर बोली। यकीन करो कैप्टन, मैंने इससे पहले कभी और उसके बाद आज तक इमरान को इस रूप में नहीं देखा है। दफ्तन गैराज की जानिब से केबल कार चलने की आवाज आई और वो चौंक पड़े। एक लम्हा बाद स्टैंगिन की तड़तड़ाहट सुनाई दी और वो दोनों गैराज की जानिब दौड़ पड़े। गैराज में पहुंचे तो गैराज खाली था, केबल कार गायब थी और गैराज की छत में 4 फुट चौड़ा शिगाफ नजर आ रहा था। कर्नल खरशेफ इमरान की मशीन गिन की जद में चलता हुआ एक कमरे में दाखिल हुआ। इस कमरे में ऊपर जाने के लिए जीने बने हुए थे। वो जीने चढ़ने लगे। दूसरी मंजिल पर सिर्फ 4 कमरे थे। दाएं जानिब चलते हुए कर्नल ने कनखियों से पीछे देखा, मगर इमरान की स्टैंगिन की नाल बदस्तूर उसकी पुश्त को छू रही थी। आखिरी कमरे का दरवाजा खुला था। कमरे में दाखिल होते हुए अचानक कर्नल मुड़ा और उसने इमरान की स्टैंगिन पर झपट मारा। स्टैंगिन इमरान के हाथ से छूट गई। साथ ही कर्नल ने इमरान के मुंह पर घूंसा जमाया। काफी ताकतवर हाथ था। इमरान लड़खड़ा कर रह गया। कर्नल पलटकर कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। इमरान ने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। इसने तेजी से पीछे हिटकर दरवाजे पर जोरदार टुकर मारी। लकड़ी का दरवाजा कब्जों समेत उखड़ के अंदर जा गिरा। इमरान भी अपनी झोंक में अंदर आ गया। दूसरे ही लम्हे वो चौंक पड़ा। लकड़ी के फर्श में 4 मुरब्बा फुट का एक शिगाफ नजर आ रहा था। इसने जल्दी से शिगाफ में झांका। इस छत के नीचे गैराज था और अंदर खड़ी केबल कार हरकत में आ चुकी थी। आयन कर्नल कार में था। इमरान ने सोचे समझे बगैर शिगाफ से नीचे छलांग लगा दी। वो सीधा केबल कार की छत के आखिरी सिरे पे आकर गिरा और जल्दी से किनारे पर लगा वो हुक थाम लिया, जिसका दूसरा सरा मोटे तार पर हरकत कर रहा था। दूसरे ही लम्हे केबल कार पूरी तरह गैराज से निकलकर खला में पहुंच गई। धचके की वजह से केबल कार की छत का सिरे वाला हुक हल गया था और केबल कार का तवाजुन भी दिरहम बरहम हो गया था।
नतीजा में वो हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। इमरान छत के इस ब्रैकेट नुमा हुक को पकड़े अपना तवाजुन दुरुस्त कर रहा था। अंदर बैठा कर्नल इमरान की मौजूदगी से बेखबर नहीं था। इसने सीट के नीचे हाथ डालकर वहां पड़ी हुई स्टैंगिन उठाई और उसका रुख छत की तरफ कर दिया। कार अब पहाड़ी स्टेशन से 40-50 फुट दूर पहुंच चुकी थी और तेज हुआ की वजह से घड़ी के पेंडुलम की तरह हल रही थी। कर्नल ने ट्रिगर दबा दिया। नतीजे में इमरान के कंधों से लेकर घुटनों तक इसके जिस्म से सिर्फ चंद इंच के फासले पर छत में सुराख ही सुराख हो गए। इमरान खाली हाथ था। अपनी खस्ता हालत के बावजूद इसने 1 सेकंड के 1000वीं हिस्से में कुछ सोचकर वो मकाम छोड़ दिया और इस जगह लेट गया जहां स्टैंगिन की गोलियां छत में सुराख कर चुकी थी। स्टैंगिन की दूसरी बार उसकी मौजूदा जगह से 3 फुट दूर हुई थी। वो ब्रैकेट का सहारा लेकर आहिस्ता से उठा और बालाई तार पकड़कर आहिस्ता से छत के अगले सिरे पर जा पहुंचा। छत के किनारे पर कोई ऐसी चीज या जगह नहीं थी जहां इसके पांव मजबूती से टूट सकते। इसके बाईं बाजू पर बेतहाशा बोझ पड़ रहा था और इसे महसूस हो रहा था जैसे वजन के दबाव से इसका बाजू कंधे से अलग हो जाएगा और उसकी वजह छत की फिसलवां सतह थी जो दोनों जानिब से ढलानुमा थी और इस पर जमे रहना काफी मुश्किल काम था। स्टैंगिन से 3 बार गोलियों की ओर पौछाड़ की गई, लेकिन अब वो गोलियां इसके कदमों से कई फुट दूर छत को छेदती हुई बाहर जा रही थी। इमरान सोच रहा था कि अब इसे छत के पिछले हिस्से में वापस जाकर और ब्रैकेट को पकड़कर लेट जाना चाहिए, वरना मुमकिन है वो ज्यादा देर खड़ा ना रह सके। मगर इससे पहले कि वो अपने ख्याल को अमली जामा पहनाता, केबल कार का अगला दरवाजा खुला और कर्नल का सर और एक हाथ बाहर निकलता दिखाई दिया जिसमें स्टैंगिन थी। इसने इमरान को देखते ही स्टैंगिन कंधे से लगाई और ट्रिगर दबा दिया। गोलियां इमरान के कंधे और कान के दरमियान से गुजर गईं और वो फौरन छत पर दराज हो गया। फायर करने के फौरन बाद कर्नल अंदर घुस गया। इमरान ने कोशिश करके बायां बाजू ब्रैकेट के गिर्द लपेट लिया और अपनी टांगें छत पर फैला दी, हत्ता कि इसके पांव छत से नीचे लटकने लगे। मगर फौरन ही इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। कर्नल खरशेफ उसके टखनों को पूरी कुव्वत से खींच रहा था। इमरान ने बमुश्किल नीचे झांका, लेकिन टखनों और कर्नल के हाथों के सिवा कोई चीज नजर न आई। इसने टांगें खींचने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। केबल कार हुआ के तेज दबाव की वजह से पहले की निस्बत कुछ ज्यादा ही डोल रही थी। इमरान ने चंद लम्हों में ही सोचकर अपनी कमर की पैटी से अपना चाकू निकाला और टखनों से लिपटे हुए हाथों पर वार करने की कोशिश की, मगर 1000 कोशिश से बावजूद इसका हाथ टखनों तक न पहुंच सका और उसका हाथ टखनों से 10-12 इंच दूर ही रह गया। टंगों पर बोझ नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहा था और किसी भी लम्हे इसके हाथों से ब्रैकेट छूट सकती थी। नतीजा जाहिर था कि वो हजारों फुट नीचे बर्फानी दलदल में जा गिरता। इसने सर को थोड़ा सा मोड़ा और चाकू को नपे तले अंदाज में पूरी कुव्वत से फेंक दिया। फौरन ही कर्नल की चीख बुलंद हुई और इमरान के टखने इसके हाथों की गिरफ्त से आजाद हो गए। कार के अंदर खड़ा कर्नल खरशेफ पागलों की मानिंद इस चाकू को घोर रहा था जो इसकी दाएं कलाई को चीरता हुआ लकड़ी की दीवार में पैवस्त हो गया था। मौके पाकर इमरान आहिस्ता आहिस्ता ब्रैकेट की पनाह में पहुंच गया। चंद लम्हों बाद कर्नल खरशेफ अगले दरवाजे से कार की छत पर चढ़ आया। इसने ब्रैकेट के गिर्द टांग फंसा कर इसे एक हाथ से पकड़ते हुए स्टैंगिन का रुख इमरान की तरफ किया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अपने टखनों पर कर्नल के हाथों की सख्त गिरफ्त और इससे पहुंचने वाली तकलीफ की वजह से इमरान चंद लम्हों के लिए गिरदोपेश से बेखबर हो गया था। इसलिए इसने ये भी महसूस न किया कि केबल कार के हचकोलों में किसी कदर कमी आ चुकी है। जल्द ही इससे इसकी वजह मालूम हो गई, मगर कर्नल इस तब्दीली बेखबर था। इमरान ने अपनी नजरें इसकी स्टैंगिन पर से हटाकर उसके कंधे की तरफ देखा। पहले सुतून का भारी कुंडा कर्नल के कंधों से 20 फुट से भी कम फासले पर रह गया था। पाकिशिया के जासूस मरने के लिए तैयार हो जाओ, कर्नल खरशेफ ने गुर्राहट आमेज लहजे में कहा। X-30 हासिल किए बगैर मैं नहीं मरूंगा कर्नल, इमरान ने हंस कर कहा। वो खासा मुतमईन था। अहमक हो तो X-30 स्टेशन 2 में नहीं बल्कि 1 में ही है, मगर आप तुम उधर वापस जाने की बजाय जहन्नम के सफर पर रवाना हो रहे हो, कर्नल ने हंसते हुए कहा। बाकी रहे तुम्हारे साथी तो उन पर भी काबू पा लूंगा, और तुम्हारे पीछे वो देखो मौत। इमरान चलाया।
तुम इस घिसे पट्टे हरबे से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते इमरान, कर्नल ने कहा। मैं। जुमला मुकम्मल होने से पहले ही कर्नल को इसकी छठी हिस्स ने खतरे से आगाह कर दिया और उसने मोड़कर पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन इसे देर हो चुकी थी। सुतून का भारी खमदार बाजू और कुंडा इसकी कमर से टकराया। इसी लम्हे इसकी कमर और ब्रैकेट के गिर्द लपेटे हुए बाजू की हड्डी टूटने की आवाज उभरी। वो करहा अंदाज में चीखा और दूसरे ही लम्हे इसका जिस्म छत पर से गायब होकर नीचे वादी की तारीकियों में गुम हो गया। इमरान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और छत से उतरकर अगले दरवाजे से कार में दाखिल हो गया। अंदर पहुंचकर उसने इत्मीनान का सांस लिया, मगर इसी लम्हे वॉच ट्रांसमीटर का सुर्ख हिंसा सपाट करने लगा। इसने वॉच का विंड बटन बाहर खींचा। दूसरी जानिब से आवाज सुनाई देने लगी, हेलो इमरान साहिब, सफदर का लिंग ओवर। सफदर की आवाज में घबराहट का उनसर शामिल था। यस सफदर, क्या बात है ओवर, इमरान ने जल्दी से पूछा। फिर दूसरी तरफ से सफदर की बात सुनकर वो बाहर तारीकी में घूरने लगा। जूलिया और कैप्टन बाबर गैराज में खड़े सोच रहे थे कि केबल कार कौन ले गया और इमरान कहाँ है। वो पलटे और फिर दूसरी मंजिल पर जाने के लिए जीने तलाश करने लगे। वो जूं ही एक कमरे में दाखिल हुए, अंदर बिस्तर पर बैठे हुए शख्स ने पिस्तौल निकालकर कैप्टन पर फायर कर दिया। गोली कैप्टन के हाथ पर लगी और उसकी स्टैंगिन गिर गई। इससे पहले कि वो दूसरा फायर करता, जूलिया की स्टैंगिन गिर जी और वो शख्स बिस्तर पर तड़पता हुआ साकित हो गया। फायरिंग सुनकर खावर और चौहान दौड़ते हुए अंदर घुस आए। खावर, तुम दोनों उन कमरों में मौजूद तमाम लोगों की तलाशी लेकर उन्हें बांध दो, जूलिया ने उनसे कहा। वो किसी भी वक्त हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं। जाओ। वो दोनों बाहर चले गए। जूलिया ने जेब से रुमाल निकालकर कैप्टन बाबर के हाथ पर बांध दिया। जख्म ज्यादा खतरनाक नहीं था। गोली हाथ की पुश्त को छूती हुई गुजर गई थी। इस कमरे से निकलकर वो दूसरे कमरे में आए। वहां लकड़ी के जीने नजर आए तो वो उनके जरिए दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। छत पर 4 कमरे थे, बाकी छत खाली पड़ी थी और उसकी ढलानों पर बर्फ की तह जमी हुई थी। वो दोनों चुपने अंदाज में उन कमरों की तलाशी लेने लगे। 4 कमरे खाली थे। चौथे कमरे के नीचे गैराज था और फर्श में वो खला नजर आ रहा था जो उन्हें गैराज की छत में नजर आ रहा था। मेरा ख्याल है कि इमरान साहिब स्टेशन इंचार्ज कर्नल खरशेफ के साथ केबल कार में गए हैं, कैप्टन बाबर ने जूलिया से कहा। यही सोचा जा सकता है, वरना उन्हें यहाँ मौजूद रहना चाहिए था। जूलिया ने सर हिलाया, मगर उन्हें स्टेशन से बाहर जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? कैप्टन बाबर ने परेशान लहजे में कहा। कर्नल ने तो कहा था कि X-30 दूसरी मंजिल पर है, जबकि ऐसा नहीं। ओह, जूलिया चौंक कर बोली, कहीं इसने इमरान को डाज तो नहीं दिया था? यकीनन ऐसा ही होगा, कैप्टन ने सोचते हुए कहा। आओ नीचे चले। वो गैराज के कमरे से निकले ही थे कि जूलिया की निगाह फर्श पर पड़ी। वो चौंक कर झक गई। इसने फर्श पर पड़ी वो लंबी सी चाबी उठाई जो किसी भारी कुफुल की मालूम होती थी। इसने चाबी कैप्टन बाबर को दिखाई। शायद ये किसी कमरे की है, कैप्टन ने चाबी हाथ में लेते हुए कहा। मगर तमाम कमरे तो खिले हैं, जूलिया बोली। मुझे तो किसी कमरे पर ताला नजर नहीं आया। आप भूल रही हैं या आपकी नजर नहीं पड़ी? कैप्टन बाबर ने मुस्कुरा कर कहा। नीचे का एक कमरा मुकफ्फल है जिस पर स्टोर लिखा है। दफ्तर नीचे से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। उन दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा, फिर तेजी से जीनों की तरफ बढ़े। जीने उतर कर वो कमरे में पहुंचे और कमरे से निकल आए। राहदारी के तकरीबन वस्त में चौहान खड़ा था, जबकि खावर एक कमरे से निकलता दिखाई दे रहा था। फायरिंग कैसी थी? जूलिया ने खावर से पूछा। रेडियो ऑपरेटर ने हादुर बनने की कोशिश की थी, खावर ने मुस्कुरा कर कहा। मजबूरना इसे खत्म करना पड़ा। वो कुछ ना बोले। एक नजर कमरे पर डाली। तनवीर स्टैंगिन संभाले लाशों और जख्मियों पर पहरा दे रहा था। 8 आदमी दम तोड़ चुके थे, जबकि दवा भी तक सिसक रहे थे। वो स्टोर की तरफ बढ़ने लगे। करीब पहुंचकर कैप्टन बाबर ने दरवाजे में लगे कुफुल का जायजा लिया। चाबी इसी कुफुल की थी।
इसने चाबी कुफुल में लगाई, फौरन ही कुफुल खिल गया। अंदर घुप अंधेरा था। कैप्टन बाबर ने जेब से टॉर्च निकालकर रोशन की तो वो चौंक पड़े। अंदर फर्श की बजाय एक खला था जिसमें नीचे जाने के लिए जीने बने हुए थे और काफी गहराई में संगी फर्श नजर आ रहा था। शायद वो किसी पहाड़ी का अंदरूनी हिस्सा था जिस पर वो इमारत कायम थी। वो दोनों सोचने लगे। चंद लम्हों के बाद कैप्टन ने जूलिया से कहा, मैं नीचे उतरता हूँ, आप मुझे कवर किए रहे। जूलिया ने सर हिलाया। कैप्टन बाबर ने स्टैंड गिन कंधे से लगाई और एक हाथ में टॉर्च पकड़े जीने उतरने लगा। लोहे की राडों से तैयार किए गए वो जीने काफी गहराई में जाकर खत्म हो गए। नीचे पहुंचकर उसने टॉर्च की रोशनी में माहौल का जायजा लिया। ये एक काफी बड़ा गार था, मगर इससे बाहर निकलने का कोई और रास्ता न था। चारों तरफ संगी और सपाट दीवारें थीं। दीवारों के साथ साथ लकड़ी की बेशुमार पेटियां चुनी हुई थीं। उन पेटियों के अलावा 10-12 ड्रम भी थे। कैप्टन ने मुतमईन होकर टॉर्च की रोशनी जीनों के ऊपरी हिस्सों पर फेंकी और जूलिया को नीचे आने के लिए कहा। वो 2 मिनट बाद उसके पास पहुंच चुकी थी। उन्होंने पेटियों और ड्रमों का जायजा लिया। वो ड्रम आला किस्म की शराब से भरे हुए थे और लकड़ियों की पेटियों में खुश्क खुराक के हजारों डब्बे थे। दफ्तन कैप्टन बाबर की निगाह बाईं जानिब की दीवार की तरफ उठ गई। इस दीवार पर एक गोल आहनी पहिया नजर आ रहा था जिसका अगला हिस्सा संगी दीवार में नस्ब था। वो चौंक कर आगे बढ़ा और उस पहिए का जायजा लेने लगा। जूलिया भी करीब आ गई। कैप्टन ने कुछ सोचकर इस पहिए को दाएं तरफ घुमाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। फिर इसने जूही पहिया बाईं जानिब घुमाया, हल्की सी गुड़गुड़ाहट उभरी और सपाट दीवार में चंद इंच चौड़ी ऊपर से नीचे तक एक दर्ज पैदा हो गई जिसके दूसरी जानिब से आने वाली रोशनी इस गार को मुनव्वर करने लगी। उन्होंने हैरान होकर दर्ज से दूसरी जानिब का जायजा लिया। दूसरी जानिब किसी बल्ब की रोशनी में एक ऐसा ही गार नुमा कमरा था जिसमें सामने एक फोल्डिंग आहनी चारपाई पर कोई लिहाफ ओढ़े पड़ा था। उन दोनों ने हैरत ज़दा नजरों से एक दूसरे की जानिब देखा। फिर कैप्टन ने टॉर्च बुझा दी और जूलिया को दीवार के सामने लग जाने का इशारा करते हुए दोबारा पहिया घुमाने लगा। जूं-जूं पहिया घूमता, दर्ज चौड़ी होती चली गई, हत्ता कि इस दीवार में एक काफी कुशादा दहाना पैदा हो गया। मगर इससे पहले कि वो अंदर दाखिल होते, अंदर इस दहाने की ओट से तड़तड़ाती गोलियों की बौछार बाहर आने लगी। अगर वो ओट में ना होते तो गोलियां उन्हें चाट जाती। दूसरे गार में दरवाजे के दाएं बाएं छुपे नामालूम अफराद स्टैंड गन्नों से फायरिंग कर रहे थे, मगर उन्होंने सामने आ बाहर आने की कोशिश नहीं की थी। फायरिंग से मालूम होता था कि उनकी तादाद 2 से ज्यादा नहीं। चंद लम्हों बाद फायरिंग बंद हो गई। कैप्टन बाबर ने जरूर आगे करके अंदर झांका। चारपाई पर मौजूद नामालूम शख्स बदस्तूर लिहाफ ओढ़े पड़ा था। कैप्टन ने आंखों ही आंखों में जोलिबा को इशारा किया और फिर बुलंद आवाज में बोला, तुम दोनों हथियार फेंक कर बाहर निकल आओ वरना मैं बम फेंक रहा हूँ। तुम्हारे तमाम साथी बमाले सलाम कर्नल गिरफ्तार हो चुके हैं। जवाब में दोबारा फायरिंग होने लगी, मगर जूलिया और कैप्टन महफूज रहे। चंद लम्हों बाद फायरिंग की शिद्दत में कमी आ गई और सिर्फ दाएं जानिब की ओट से गोलियां बाहर आने लगी। शायद दूसरे शख्स की मशीन गन का मैगजीन खत्म हो गया था। कैप्टन बाबर बिकदम फर्श पर लेट गया और रिंगता हुआ दहाने की जानिब बढ़ा। अंदर सर करते ही 2 आदमी नजर आए। उनके जिस्मों पर सुर्ख वर्दी थी। एक शख्स अपनी गिन में मैगजीन भर रहा था जबकि दूसरा दीवार से चिपका गिन की नाल बाहर की जानिब निकाले फायरिंग में मसरूफ था। वो दोनों कैप्टन की आमद से बेखबर थे। कैप्टन ने यकदम आगे सरक कर फायरिंग करने वाले की टांग पकड़ी और झटके से खींच ली। वो पुश्त के बिल फर्श पर गिरा और उसकी दर्दनाक चीख खारिज हो गई। दूसरे ने चौंक कर कैप्टन की तरफ देखा, मगर इससे पहले कि वो कुछ करता कैप्टन ने गिन का रुख उसकी तरफ करके फायर कर दिया। वो चीखता और तड़पता हुआ फर्श पर गिर गया। दूसरे आदमी का सर फर्श से टकराकर जख्मी हो गया था। इसने उठने की कोशिश की मगर कैप्टन ने फौरन स्टैंड गिन का रुख उसकी तरफ कर दिया और वो अपनी जगह साकित हो गया। कैप्टन उठा और फिर स्टैंड गिन का कंधा उसके सर पर रसीद कर दिया। वो चीखा और बेहिस और हरकत हो गया। इसी लम्हे उन्हें चौहान की आवाज गार में गूंजती हुई सुनाई दी, कैप्टन तुम लोग खैरियत से तो हो?
ये फायरिंग कैसी थी? कोई खास बात नहीं लेफ्टिनेंट, कैप्टन ने बुलंद आवाज से कहा। तुम लोग ऊपर ही रहना। फिर इसने मोड़कर जूलिया को इशारा किया और वो अंदर आ गई। गार का वो हिस्सा ज्यादा कुशादा नहीं था और एक तरफ छोटा सा बल्ब जल रहा था जिसकी तारें दीवार के साथ रखी हुई बैटरी से मुंसलिक थी। ये कौन है? जूलिया ने चारपाई पर लिहाफ में पोशीदा शख्स की तरफ इशारा करते हुए पूछा। कोई ऐसा शख्स जिसे स्टैन गन्नों की फायरिंग भी नहीं जगा सकी। शायद कोई लाश या फिर बेहोश आदमी, कैप्टन ने कहा। फिर इसने आगे बढ़कर सोए हुए शख्स के चेहरे से लिहाफ हटा लिया। दूसरे ही लम्हे इन दोनों के मुंह से बैक वक्त निकला। X-30। सफदर ने बाकी चारों मुहाफिजों को खत्म करने के बाद स्टैन गिन का रुख कैप्टन नामी शख्स की तरफ कर दिया और वो लरजने लगा। स्टेशन 1 पर क्या सूरत हाल है कैप्टन? सफदर ने मुस्करा कर पूछा। कैप्टन कुछ ना बोला। इसकी निगाहें सफदर की स्टैंगिन पर जिमी हुई थी और वो होंठों पर जुबान फेर रहा था। शायद मौत के खौफ से इसके होंठ खुश्क हो गए थे। जवाब दो वरना इस गिन की सारी गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतार दूंगा। सफदर दरिंदों की मानिंद गरा। वो कैप्टन हकलाने लगा। तब तुम्हारे तमाम साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ओह, सफदर चौंका। क्या तुम मुझे नर्वस करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। कर्नल खर्शफ ने हमें उनकी गिरफ्तारी के बाद ही उधर भेजा था। सफदर परेशान हो गया। अगर वो गिरफ्तार हो गए थे तो इसे फौरन उनकी मदद को पहुंचना चाहिए था। यहाँ इसे मुकम्मल कंट्रोल हासिल था। स्टेशन का सारा अमला बंधा पड़ा था और स्टेशन 1 से आने वाले कैप्टन के साथी मारे जा चुके थे। अगर वो कैप्टन को यरगमाल बनाकर स्टेशन 1 ले जाता तो अपने साथियों को आजाद करा सकता था। चंद लम्हों में इसने फैसला कर लिया। चुल्लू, तुम मेरे साथ स्टेशन 1 पर चुल्लू। अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मारे जाओगे। कैप्टन ने खौफजदा अंदाज में सर हिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। सफदर उसकी पुश्त से गिन की नाल लगाए बाहर आया और वो दोनों उधर खड़ी केबल कार के गैराज की तरफ बढ़ने लगे। कैप्टन हाथ उठाए चल रहा था। वो गैराज में दाखिल हुआ। सफदर ने वहां खड़ी केबल कार में सवार होने का हुक्म दिया और वो कार में दाखिल हो गया। तब सफदर कंट्रोल बोर्ड की तरफ बढ़ा, मगर दूसरे ही लम्हे कोई ठंडी चीज उसकी गुद्दी सी लगी। साथ ही एक गुर्राहट सुनाई दी। खबरदार, गिन फेंक कर हाथ बुलंद कर लो दोस्त, अब मेरी बारी है। सफदर ने कनखियों से पीछे देखा। वो स्टेशन के अमले का ही एक आदमी था, जैसे सफदर चंद लम्हे पहले बंधा हुआ डाइनिंग हॉल में छोड़ आया था, मगर अब वो आजाद नजर आ रहा था। शायद स्टेशन 1 से आने वाले मुहाफिजों ने सफदर के वहां पहुंचने से पहले इसे खोल दिया था और वो सफदर की आमद पर इसी पोजीशन में बैठा मौका मिलने का इंतजार करता रहा था। सफदर ने गिन फेंक दी। कैप्टन कार से निकल आया और उसने सफदर की गिन उठाकर उस पर तान ली। फिर इसने दूसरे आदमी से पूछा, सिमराय, क्या दूसरों को भी आजाद कर आए हो? इतना वक्त कहाँ था? इस आदमी ने हंस कर कहा, उन्हें आजाद करने में वक्त जाया करता तो ये तुम्हें लेकर दूर पहुंच चुका होता। बहरहाल तुमने खूब वक्त पर काम दिखाया। कैप्टन ने मुस्करा कर कहा, वो शायद केबल कार आ रही है। सिमराय ने गैराज से बाहर तारीकी में घूरते हुए कहा। सफदर और कैप्टन ने भी बाहर खला की तारीकी में आंखें फाड़ कर देखा। हल्की सी गूंज के साथ साथ वादी की फजा में एक मुअल्लक हिविला हरकत करता नजर आ रहा था। ओ जल्दी करो, आने वाले दुश्मन भी हो सकते हैं, कैप्टन ने सिमराय से कहा। उसके हाथ पांव बांध कर गैराज से बाहर डाल दो। सिमराय ने जल्दी से गैराज में ही एक मजबूत रस्सी तलाश कर ली और सफदर के हाथ पांव बांधने के बाद इसे गैराज से बाहर राहदारी में ला डाला। फिर वो दोबारा गैराज में चला गया। सफदर ने चंद लम्हे सोचा। इसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। रस्सी की गिरफ्त काफी मजबूत थी। इसने कोशिश करके एक हाथ की उंगलियों से वॉच ट्रांसमीटर का विंड बटन बाहर को खींचा और इमरान को कॉल करने लगा। चंद लम्हों में राब्ता कायम हो गया। यस सफदर, क्या बात है? ओवर। इमरान की तेज आवाज सुनाई दी। इमरान साहिब, मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ।
और इस वक्त बंधा हुआ बेबस पड़ा हूँ। सफदर ने कहा, ओ क्या मैंने तुम्हें कब्ल अज वक्त खतरे से आगाह नहीं कर दिया था? इमरान की गुस्सीली आवाज सुनाई दी। मैंने इस खतरे पर काबू पा लिया था मगर, सफदर ने कहा और तफसील से रिपोर्ट देने लगा। ठीक है, मेरा इंतजार करो, केबल कार में मैं ही आ रहा हूँ। इमरान ने कहा, गैराज में वो दोनों ही हैं? जी हाँ, और दोनों के पास टैंगिनी है। बाकी लोग बदस्तूर डाइनिंग हॉल में बंधे पड़े हैं। ठीक है, तुम कोशिश करके राहदारी के किसी कमरे में चले जाओ, इमरान ने कहा, और उसकी आवाज आना बंद हो गई। सफदर ने वॉच ट्रांसमीर का विंड बटन अंदर की तरफ दबाया और कोशिश करके करीबी कमरे के खिले दरवाजे की तरफ सरकने लगा। सफदर को हिदायत देने के बाद इसने वॉच ट्रांसमीटर पर ऑफ किया ही था कि इसके कानों में टुक टुक की हल्की हल्की आवाजें आने लगी। इसने चौंक कर उधर उधर देखा, मगर अंधेरे में कुछ देख लेना मुमकिन न था। वो टुक टुक की मखसूस आवाजों से ना आशना नहीं था। इसने फौरी हरकत की। वो केबल कार के पिछले दरवाजे से बाहर निकला और मोटे आहनी तार को पकड़कर लटक गया। कार तार पर आ गए फिसलती चली गई। अभी वो इमरान से चंद गज ही दौड़ गई थी कि एक जबरदस्त धमाका हुआ और केबल कार के प्रख्चे उड़ गए। इमरान का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। शायद कर्नल खर्शफ ने हिफ्स मातकद्दुम के तौर पर कार में ताकतवर टाइम बम डाल दिया था कि अगर वो खुद खत्म हो जाए तो इमरान भी ना बच सके। अब मोटे तार पर केबल कार का वजूद नजर नहीं आ रहा था। कार तबाह होने पर तार को जबरदस्त झटका लगा था। अगर इमरान पहले से इस हादसे के लिए तैयार न होता तो इसके हाथों से तार छूट जाता और वादी की तारीख दलदल में जिंदा गर्क होने के लिए नीचे जा गिरता। चंद लम्हे हवास दुरुस्त करने के बाद वो तार पर आगे की जानिब हरकत करने लगा। तार से लटककर आगे बढ़ना आसान नहीं था, क्योंकि एक तो मोटे तार पर केबल कार को रवानी से चलाने के लिए इसे बेहद चिकना रखा गया था। दूसरा, तार की सतह बराबर न थी बल्कि कदरे अमूदी थी। लेकिन मौत के खौफ के जेर असर इमरान ने इसे नामुमकिन काम को मुमकिन बनाना था। वो बेहद एहतियात से तार को पकड़े आगे झूमता हुआ बढ़ता रहा। किसी भी लम्हे इसके हाथ चिकने तार से फिसल सकते थे। इसने किसी ख्याल के तहत एक हाथ से तार पकड़ा और दूसरे हाथ से जेब में पड़ा रुमाल निकालकर उससे तार पकड़ लिया। इस तरह हाथों और तार की चिकनाई के दरमियान रुमाल हाइड हो गया और हाथ फिसलने का खतरा भी कम हो गया। फिर भी ये इमरान की जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हात थे। सारा वजन बाजुओं पर सुबनेली तार पर लटकना जान जोखों का काम था। आखिर वो हाँपता कांपता गैराज में जा पहुंचा। गैराज खाली था। इसने एकदम हिचकोला खाया और करीब खड़ी केबल कार पर कूद गया। कूदते ही इसने केबल कार का आहनी पिकेट मजबूती से पकड़ लिया और फिर उसके अगले दरवाजे से कार में दाखिल होकर नीचे उतर आया। जिन दो आदमियों के खतरे से सफदर ने इसे आगाह किया था वो गैराज में मौजूद नहीं थे, वरना अब तक वो इमरान को हिरासत में ले चुके होते। शायद केबल कार की तबाही के बाद उन्हें किसी के वहां पहुंचने की उम्मीद नहीं रही थी और वो अंदरूनी हिस्से में चले गए थे। इमरान दबे पांव गैराज से निकला और राहदारी में आगे बढ़ने लगा। साथ ही वो खिले कमरों में झांकता हुआ जा रहा था, मगर सफदर कोई और फर्द इसे नजर न आया। राहदारी में ही इसे एक स्टैंड गिन पड़ी हुई मिल गई, जिसे इसने उठा लिया। फिर ऊनी टोपी को अच्छी तरह सर पर जमाया, जिससे इसकी पेशानी और दोनों गाल छप गए। इसके जिस्म पर स्टेशन 1 के मुहाफिजों वाली सुर्ख वर्दी मौजूद थी। वो डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ तो सफदर एक जानिब बंधा पड़ा था और दो आदमी बंधे हुए अमला को खोलने में मसरूफ थे। फौरी तौर पर सफदर भी इसे न पहचान सका। वो दोनों आदमी चौंक कर इमरान की तरफ मुड़े और इसे अपना साथी ख्याल करते हुए तेजी से करीब आ गए। ओ तुम कहां से आ रहे हो? कार तो तबाह हो गई, कैप्टन ने जल्दी से पूछा। कौन था इसमें? इसमें मैं ही था, इमरान ने कहा। वो तबाह हो गई और अब तुम्हारी बारी है। इसके साथ ही इसने स्टैंड गिन की नाल कैप्टन के सीने पर रख दी। वो बौखला गया। सिमराए भी चौंक कर इमरान को घूरने लगा। बर्फानी कचरे, तुम गिन फेंक दो, इमरान ने सिमराए की तरफ देखकर कहा। और तुम भी, इसने कैप्टन की तरफ देखा। दोनों ने गिने फेंक दे। इमरान ने सिमराए से कहा, इसके हाथ पांव खोल दो। इसका इशारा सफदर की तरफ था।
सिमराय ने एक लम्हा सोचा और फिर सफदर के हाथ पांव की रस्सियां खोलकर इसे आजाद कर दिया। आजाद होते ही सफदर ने उठकर एक स्टैंड गिन पर कब्जा किया और गिन का रुख सिमराय की तरफ मोड़ दिया। इमरान ने पीछे हिट कर एकदम ट्रिगर दबा दिया। कैप्टन छली होकर गिर पड़ा। इसी लम्हे सिमराय ने सफदर पर छलांग लगा दी, मगर सफदर होशियार था। वो तेजी से दाएं तरफ हटा और सिमराय मुंह के बिल फर्श पर आ गिरा। फौरन ही सफदर ने गिन का रुख उसकी पुश्त की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। सिमराय चीखता तड़पता अपनी जगह साकित हो गया। फिर इमरान ने गिन का रुख उन लोगों की तरफ कर दिया जिनमें से 2 आदमी आजाद हो चुके थे मगर खाली हाथ थे। इमरान गिन घुमाता हुआ ट्रिगर दबाता चला गया। वो तमाम बेआबमाही की मानिंद तड़पते चीखते खून में गलतून हो गए। अब वहां इमरान और सफदर के सिवा कोई जिंदा इंसान बाकी नहीं था। सफदर को साथ लेके इमरान गैराज की तरफ चल दिया। चंद लम्हों बाद वो केबल कार में बैठे थे और केबल कार स्टेशन 1 की तरफ सफर कर रही थी, जबकि इमरान सफदर को उन जानलेवा लम्हात की कहानी सुना रहा था जो इसको दोनों स्टेशनों की दरमियानी फिजा में पेश आए थे, और वो भयानक मौत से बाल बाल बचा था।